हेलो बालक एंड बालिके। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि अगर तुम नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ये नीट 2027 और 2028 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे नोट्स तो बनाते हैं लेकिन वो सही तरीक़ा से नोट्स नहीं बनाए हुए होते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वो एक्सट्रीम केसेस में तो ऐसा होता है कि जो रैंक वो डिजर्व कर सकते थे उससे काफ़ी कम रैंक पे सेटल उन्हें होना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने नोट्स जो था वो एक अच्छे प्रॉपर तरीक़ा से नहीं बना रखा था, जिसकी वजह से एंड में उन्हें रिवीजन करने में प्रॉब्लम आई। एंड में चीज़ों को फिर से समझने में, फिर से याद करने में बहुत सारी परेशानियाँ आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम नोट्स अपना जो बना रहे हो वो बहुत प्रॉपर वे में होना चाहिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सही तरीक़े से नोट्स बनाया कैसे जाए। तो ये वीडियो में काफ़ी मैं डिटेल में पूरा समझाने वाला हूँ। एंड तक जरूर देखना चाहो तो तुम 2x स्पीड करके देख सकते हो, पर पूरा एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो भी तुम मेहनत करने वाले हो, क्योंकि मेहनत तो होगा ही, या तो तुम बेस्ट तरीक़ा से नोट्स बनाओ या सिर्फ सिंपल नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने में जो एफर्ट्स लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन जो आउटकम होगा वो उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि तुमने तरीका सही नहीं रखा था। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें प्रॉपर तरीका पता हो कि प्रॉपर वे क्या होता है, प्रॉपर तरीका क्या होता है नोट्स बनाने का। देखो, अब लोग नोट्स बनाओ, कभी कभी मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि नोट्स बनाने का क्या तरीका है, जो भी लिखा रहा है क्लास में मास्टर लिख लो, और क्या तरीका है। नहीं, अब इसमें क्या है, देखो ये एग्ज़ाम सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का भी है। मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ, पहले भी बात पिछले वाले वीडियो में भी बोल रखा हूँ कि नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उसके हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, ताकि जो भी तुम एफर्ट्स दे रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, वो आउटकम में कन्वर्ट हो पाए। एफर्ट्स तो डालते हो पर वो आउटकम में कितना कन्वर्ट हो रहा है ये भी मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन उसी का होगा कि जो एफर्ट्स डाल रहा है और वो आउटकम में कन्वर्ट हो रहा है। उसके लिए आउटकम में एफर्ट्स जो है वो आउटकम में कन्वर्ट हो, उसके लिए चाहिए होता है प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर गाइडेंस, जो कि इस चैनल पे कंटिन्यूअस आते रहेगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम ये दो बच्चे हो, इस दो तरह के कैटेगरी में फॉल करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए पूरी साल इस पे ऐसे ही गाइडेंस वीडियो, जो प्रॉब्लम होता है पूरे साल में, पूरे जर्नी में, जब जो प्रॉब्लम होता है उस टाइम पे इस चैनल पे वो वीडियो आते रहेगा। तो सारा जो भी एक्स्ट्रा गाइडेंस होता है, जो गलतियाँ बच्चे करते हैं, वो इस चैनल पे प्रॉपर आते रहेगा। आप बोलोगे तुम मास्टर कौन है, तो मेरा नाम है विवेक कुमार। मैं मतलब पिछले 4 सालों से ऑफलाइन इंडस्ट्री में पढ़ाता हूँ। मैं जेई बैकग्राउंड से हूँ, मैं आइजर पुणे ग्रेजुएट हूँ, 2 बुक का ऑथर हूँ, 3rd बुक आने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला। पिछले वीडियो में मैंने पूरा बता रखा था। ठीक, अब मुद्दे पे आते हैं कि नोट्स नीट 2027 या फिर 2028 वाले बालक हो, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर सेकंड ईयर रिपीटर, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें आइडिया होगा ही, लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा एंड तक जरूर देखना। हो सकता है कुछ नया डिस्कवरी मतलब हो जाए कि हाँ ये सही तरीका है ऐसे नोट्स बनाने की। पिछली बार मैंने ऐसे बनाया था तो ये प्रॉब्लम आई थी, हाँ ये सही है कि ऐसे तरीका से नोट्स बनाया जाए। तो कुछ हो सकता है तुम्हें भी कुछ नया सीखने को मिले, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो कुछ बेसिक बातें मैं बताता हूँ। कलर, अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे नोट्स का बनाते हैं तो बहुत रंग बिरंगी बना देते हैं। अच्छा, एक बात और कि कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि नोट्स इतना इंपॉर्टेंट है क्या, है भी क्या। तो देखो बेटा, मतलब अगर नीट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोट्स तो मतलब तुम्हारे लिए मतलब भगवान है। वो नोट्स तो तुम्हें बनाना ही बनाना है। अब तक हो सकता था कि क्लास 10 तक तुम नोट्स बिना बनाए हुए भी एग्ज़ाम में परफॉर्म कर देते थे, लेकिन अब नहीं होगा। नोट्स तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। डजंट मैटर कि तुम कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, किससे पढ़ाई कर रहे हो, इंडिया का बेस्ट टीचर से तुम पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी नोट्स तो तुम्हें अपना ही बनाना है। तुम्हारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल है, लेकिन फिर भी नोट्स तो तुम्हें अपना ही बनाना है और अपने हाथों से ही बनाना है। ऐसा भी नहीं है कि किसी दोस्त का नोट्स ले लो और उससे पढ़ो, वो भी नहीं चलेगा। यहाँ पे क्लास 10th तक चलता था, लेकिन यहाँ पे नोट्स तुम्हें अपने ही हाथों से बनाना है, भले ही वो कितनी भी गंदी हैंड राइटिंग में क्यों ना हो, लेकिन नोट्स तो अपने से ही बनाना है। ये तो मतलब गांठ बांध के रख लो। ये गलती कभी मत करना कि नोट्स किसी और का रेफ़र कर रहे हो या फिर नोट्स मतलब स्किप कर रहे हो, तो मतलब तुम ऐसे ही आउट ऑफ कंपटीशन हो। अगर ये मतलब अगर कर रहे हो तो बहुत हार्ड है। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि मतलब क्या ऐसे डिमोटिवेट करने वाली बातें कर रहे हो, पर ये फैक्ट है। रियलिटी चेक तुम्हें होना चाहिए कि नोट्स अगर तुम नहीं बना रहे हो तो ऐसे ही तुम आउट ऑफ कंपटीशन हो। नोट्स तो तुम्हें अपना ही बनाना है, मस्ट है, और अपने ही हाथों से बनाना है। अगर तुम मतलब अभी
2026 में एग्ज़ाम देने वाले हो तब कोई पॉइंट नहीं है, उसमें तो अब ख़त्म ही है। पर ये 2 बालक हो तो तुम्हें नोट्स खुद का बनाना ही बनाना है। ठीक ठीक है। अब आते हैं कुछ बातों पे जो बेसिक बेसिक बातें हैं, फिर बाद में मैं सब्जेक्ट वाइज भी बात करूंगा। कुछ बेसिक बेसिक बातें। अब बहुत सारे बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को एक तो आदत होता है कि कलर, मतलब कलर कौन सा ले, कैसे नोट्स बनाए। तो कुछ लोगों को आदत होता है कि एक सिंगल कलर का पेन लेकर के बना दे, और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि बहुत कलरफुल कर देते हैं, मतलब एकदम रंग बिरंगा बना देंगे कि एकदम ड्राइंग ही लगेगा नोटबुक। तो दोनों ही केसेस में इसमें नहीं जाना है कि मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल भी नहीं करना है। मतलब लड़कियां खास करके मतलब जो होती है थोड़े ज़्यादा कलरफुल बनाने की कोशिश करती है, तो उसमें होता क्या है कि टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे नीट का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें टाइम का भी तुम्हें फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। तुम्हारे पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है कि बैठ के दिन भर मतलब नोट्स बना रहे हो, हमेशा नोट्स में इंगेज हो, उतना टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। तो काफ़ी लिमिटेड टाइम होगा। तो बहुत ज़्यादा कलरफुल पे भी नहीं जाना है, लेकिन सिंगल कलर पे भी नहीं जाना है कि एक ही कलर का पेन से नोट्स बना रहे हो। अभी प्रॉब्लम क्या आएगा वो मैं डिस्कस करूँगा। पहले कुछ बातें जो कि मतलब बोलूँ कि पहले तो कि कंसिस्टेंट कलर यूज करो। जैसे कि अगर तुम क्लास 11 से अभी स्टार्ट कर रहे हो तो एक कंसिस्टेंट कलर फिक्स कर लो कि मैं इस कलर से ये काम करूँगा, और पूरे 2 साल वही करो। अगर तुम 12th में हो मतलब ऐसे, तो अगर तुमने पहले से ही कलर स्कीम अपना बना रखा है तो ठीक है, नहीं बना रखा है तो फिक्स कर लो अब से भी। ठीक, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए एक बात बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही तुम फॉलो करो, तुम कुछ भी फॉलो कर सकते हो कलर स्कीम में, पर एक कंसिस्टेंट कलर रखना है, ये कंपलसरी है। कंसिस्टेंट कलर का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम रेड कलर यूज कर सकते हो हेडिंग देने के लिए जब भी नोट्स बना रहे हो, तो ब्लू कलर यूज कर सकते हो डेफिनेशंस वगैरह लिखने के लिए, हेडिंग के बाद नीचे जो भी डेफिनेशंस वगैरह आएगा, जो थियरी आएगा वो लिखने के लिए। ग्रीन कलर यूज कर सकते हो फार्मूला लिखने के लिए, जैसे जहाँ जहाँ फार्मूले की जरूरत हो, जैसे फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, जहाँ जहाँ भी मतलब ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला आएगा तो ग्रीन कलर से लिख सकते हो, ताकि तुम बाद में जब रिवीजन करने आओगे और लेट से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रिवाइज करना है, तो तुम्हें पता है कि जितने भी ग्रीन कलर से चीज़ें लिखी गई है वो फार्मूला है, तो तुम्हें खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, एकदम फटाफट देखोगे हाँ ग्रीन कलर से ये फार्मूला पेज पलटे जाओगे, फास्ट रिवीजन कर पाओगे। तो ये कलर स्कीम फिक्स करने का फ़ायदा है। ब्लैक कलर यूज कर सकते हो कि इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लिखने के लिए। अब यहाँ पे जब भी किसी भी क्लास मतलब कहीं भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थियरी नहीं चलेगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो 2 तरह के, एक तो क्लासरूम में कराया जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और एक तुम खुद से घर पर बैठ के करोगे। ठीक, तो क्लासरूम में जो भी क्वेश्चंस कराया जा रहा है उसको तुम्हें नोट्स में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में थियरी अलग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब थियरी अलग लिखते हैं, डेफिनेशंस फार्मूला तो ठीक है एक नोटबुक में लिखते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको उतना वैल्यू नहीं देते हैं, और वो मतलब या तो लिखेंगे ही नहीं या फिर मतलब किसी अलग नोटबुक में या फिर रफ पेज में लिख के उसको निपटा देंगे। ऐसा नहीं करना है। जो क्लासरूम में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो जब वो क्वेश्चंस आते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स होते हैं कि मतलब ऊपर जो भी थियरी लिख रखे हो उससे रिलेटेड ये एग्जांपल्स होते हैं, तो उनको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, उनको भी लिखना ही है। तो बस तुम कलर स्कीम अलग यूज कर लो, ब्लैक कलर यूज कर लो एग्जांपल के लिए। अब इससे होगा क्या कि जब तुम रिवीजन करने बैठोगे, यहाँ पे रिवीजन मस्ट है, क्योंकि आज जो तुम पढ़ रहे हो वो 2 साल तक याद नहीं रहने वाला है। भूलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम चीज़ें भूलते हैं, नॉर्मल है, पर हमें रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए कब अब रिवाइज करोगे तो उस समय रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम होगा नहीं, तो रिवीजन तुम कितना फास्ट कर पाओगे उतना ही, मतलब जितना फास्ट कर पाओगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। रिवीजन तुम फास्ट कब कर पाओगे, जब तुम लिखे हो जो वो फिक्स चीज़ें है, वो कंसाइज है और वो टू द पॉइंट है, उसमें चीज़ें कन्फर्म है कि ये चीज़ ये तो रिवीजन फास्ट होगा। इससे होगा क्या कि लेट से तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज करना है, तो जैसे मैं बोला कि अगर तुमने ग्रीन कलर यूज किया है तो फटाफट जो भी ग्रीन से लिखा है वो एक बार देख लोगे, खंगाल लोगे। अगर सेम ये सिंगल कलर यूज किए हो तो फिर मतलब ढूंढते रह जाओगे, मतलब कहाँ पे है वो नहीं होगा। और कंसिस्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब इनकंसिस्टेंट हो गए, कभी ग्रीन से फॉर्मूला लिखोगे, कभी ब्लैक से फॉर्मूला लिखोगे, कभी रेड से फॉर्मूला लिखो, फिर वो किसी काम का नहीं है। फिर इस चैप्टर में ग्रीन से फॉर्मूला है, अगले चैप्टर में कुछ और से फॉर्मूला, कलर से फॉर्मूला होगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि फॉर्मूला कहाँ पे है, कौन से कलर से फॉर्मूला है। तो कंसिस्टेंट कलर पहले ही फिक्स कर लो और वही कलर मतलब पूरे साल फॉलो करो, उससे जब भी तुम्हें रिवीजन करना होगा फायदा होगा। डेफिनेशन तुम्हें मतलब पढ़ाई करना मतलब देखना है तो फिक्स है कि जो ब्लू कलर से लिखा गया वो थियरी वगैरह है, डेफिनेशंस वगैरह है, तो वो तुम देख सकते हो। रेड कलर से हेडिंग दिया गया तो हेडिंग क्लियर होगा कि अच्छा ये हेडिंग है, इसके बाद ये फॉर्मूला, रेड कलर से जो हेडिंग है उसके बाद ये फॉर्मूला। तो जब रिवाइज करोगे तो चीज़ें काफ़ी कंसाइज वे में होगी, काफ़ी टू द पॉइंट हो, काफ़ी फास्ट रिवीजन कर पाओगे। और नोट्स तुम्हारा खुद का होगा तभी जाकर के फास्ट रिवीजन कर पाओगे। किसी दोस्त का नोट्स लेकर बैठे हो तो मतलब फिर लग जाएगी, फिर उसमें भी तुम्हें फिर पहले समझना पड़ेगा कि लिखा क्या है, कहाँ पे क्या लिखा है, और फिर मतलब बहुत टाइम लगेगा, फिर बाद में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तुम जो मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं कि मतलब अभी नोट्स नहीं बनाते हैं क्योंकि टाइम बचा लेंगे,
और फिर बाद में दोस्त का नोट्स या कहीं और से रेफ़र करेंगे, तो फिर जब रिवीजन करने जाओगे वहाँ पे तुम्हें डबल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और जो दोस्त तुम्हारा पहले नोट्स बना लिया है, अब जब रिवीजन करना होगा तो वो फास्ट रिवीजन कर पाएगा। और रिवीजन बोलोगे रिवीजन तो नहीं करेंगे, याद ही रहेगा, तो फिर जो भी तुम पढ़े वो सब भूल जाओगे, वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। तो जो तुम हार्डवर्क किए वो आउटकम में कन्वर्ट ही नहीं होगा, जो मैं बात पहले बोल रहा था। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो आउटकम में वो कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो जो भी तुम आज हार्डवर्क कर रहे हो वो सब का सब वेस्ट चला जाएगा। तो नोट्स खुद से लेना तुम्हें समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर तरीका से लेना कितना इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ठीक, नोट्स बनाते समय प्रॉपर स्पेस छोड़ा करो। मतलब कुछ लोग होते हैं एकदम पूरा पेज बचाने के चक्कर में पूरा एकदम गोईठा पथारी कर देते हैं, मतलब पूरा लेपा पोती कर देते हैं, एक ही पेज में पूरा सब लिख के रख देंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो कि बाद में मान लो कि कभी तुम रिवीजन कर रहे हो या बाद में कभी कुछ याद आ गया, अरे ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, तो वहाँ पर लिख सको एक्स्ट्रा चीज़ें। मतलब वहाँ पर स्पेस होना चाहिए थोड़ा सा, कि मतलब बाद में कभी या फिर कभी दोस्तों के साथ डिस्कशन करने बैठे हो या फिर मास्टर कभी कुछ रिवीजन कर रहा है तो उस समय कुछ नई बातें आ गई तो वहीं पर वो लिख पाओ। तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, मतलब पूरा एकदम कंजस्टेड नहीं कर देना है, जो कि यूजुअली मतलब 90% जनता तो नहीं करती है कंजस्टेड उतना, पर 10% जनता ऐसी होती है कि पूरा कंजस्टेड कर, पूरा मतलब ठूंस ठूंस के उसमें लिख देते हैं एक ही पेज में। तो उतना भी मतलब ठूंस ठूंस के एकदम से सटा सटा के नहीं लिखना है। ठीक, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा करो। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर बातें हुई, मतलब अर्ली की सारे सब्जेक्ट में ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो तुम्हें फॉलो करना ही करना है। ठीक, अब और बात कि जो नोट्स होता है वो अब तुम क्लासरूम में, अगर तुम ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो जो क्लासरूम में जा रहे हो वहीं पे कंप्लीट करना है। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो जब तुम लेक्चर देख रहे हो अपने मोबाइल पे या फिर कहीं पे, उसी लेक्चर देखने के टाइम पे ही नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हुआ तो उसका नोट्स भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि, या फिर जो क्लासरूम में हो, ऑफलाइन में क्लासरूम में जा रहे हो तो जब क्लासेस चल रही है उसी टाइम पे नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। पहले क्लास 10th में होता था, 9th-10th में, कि कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द लोग घर पे आके नोट्स बनाते थे। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि लेक्चर के बाद तुम नोट्स बनाओ। जो भी नोट्स होगा वो फाइनल, और वो फाइनल नोट्स होगा, रफ नोट्स भी नहीं, क्लासरूम में ही बनाना है। अगर लेक्चर देख रहे हो डिवाइस पे ऑनलाइन मोड में, तो जब लेक्चर चल रहा है उसी टाइम पे नोट्स, लेक्चर खत्म होगा तो तुम्हारा नोट्स भी खत्म होना चाहिए विथ ऑल द कलर स्कीम, जो भी तो ये कलर स्कीम बना रखे हो वैसे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद एक सेपरेट नोटबुक तुम्हें मेंटेन करना है हर सब्जेक्ट के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस तो तुम्हें क्लास में कराया जाएगा, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल क्लास में भी कराया जाएगा, और कुछ क्वेश्चन तुम घर पे करोगे उसके बाद, लेकिन लेक्चर के बाद। तो लेक्चर के बाद अगर तुम खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो। तो हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें 2-2 नोटबुक मेंटेन करना है, PCB। सारे ही सब्जेक्ट के लिए 2-2 नोटबुक, एक नोटबुक क्लास नोट्स के लिए और एक नोटबुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो तुम खुद से कर रहे हो। उससे होगा क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग करो, वो नोट्स में ही ना करो, क्योंकि नोट्स में करोगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा नोट्स। लेकिन जो क्लास में क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको तो नोट्स में ही लिख लो, क्योंकि वो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल होते हैं, वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जब तुम क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तो वो रैंडम भी हो सकता है और मतलब मिक्स होगा। ठीक, तो उसका कुछ नहीं, तो उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करोगे तो बेस्ट होगा। नोट्स मतलब थोड़ा कम मोटा होगा, कम मतलब खाली खाली थोड़ा सा लगेगा, हल्का लगेगा, वरना नोट्स इतना मोटा हो दिखने लगेगा। तो एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि जो खुद से होमवर्क कर रहे हो उसके लिए सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो। ठीक है, ये तो बात होगी मोटा मोटी जो कि तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए और ओवरऑल ये फॉलो करना ही करना है सारे बच्चों के लिए। ठीक, अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज पे, कि सब्जेक्ट वाइज जैसे अब तीनों का सब्जेक्ट का जो नेचर है वो अलग अलग है। देखो अब सेम पैटर्न तुम तीनों में फॉलो नहीं कर सकते हो, तीनों सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग है। ठीक, फिजिक्स एक अलग नेचर का है, केमिस्ट्री अलग नेचर का है, बायोलॉजी का अपना अलग नेचर है। ठीक, तीनों में अलग अलग बात है। वाले समझते हैं कि फिजिक्स के लिए, कि फिजिक्स का जो भी तुम नोट्स बनाओगे वो कैसे बनाओगे। ये जो प्रॉपर बातें बोला वो तो सबके लिए कॉमन है, फॉलो करना है। ठीक, लेकिन फिजिक्स का पर्टिकुलर मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा इन डेप्थ कि फिजिक्स का नोट्स बना दो, उस नोट्स बना रहे हो तो उसमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब देखो फिजिक्स में आता क्या है, हेडिंग आएगा उसको रेड कलर से लिख लिए, थोड़ा बहुत थियरी होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब अगर प्रॉपर नीट का कोचिंग ले रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में थियरी जाते नहीं है, थोड़ा सा थियरी कराएंगे और फिर फॉर्मूला आएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगा। ये स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। मतलब हर टॉपिक आएगा, थियरी, डेफिनेशंस वगैरह, थियरी, फॉर्मूला और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे रिलेटेड। तो एग्जैक्ट जो कलर स्कीम मैंने बताया वो एग्जैक्ट तुम कलर स्कीम फॉलो कर लो ऐसे, और मतलब ऐसे लिख लो। फॉर्मूला जो भी लिख रहे हो तुम ऐसा कर सकते हो फिजिक्स में जो भी, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूला बहुत आएगा, तो फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला लिख रहे हो तो ऐसे मतलब
उसको बक्से में घेर दो, ताकि अगर लेट सामान में बाद में रिवीजन करना है और सिर्फ फार्मूला का करना है तो तुम्हें और ज़्यादा हाईलाइटेड वे में दिखे क्या चाहिए ये फार्मूला है। जैसे कि मान लो लिख रहे हो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो ये फार्मूला लिख दिए और इसको ऐसे बॉक्स में बना दिए। तो जो भी फार्मूला आ रहा है उसको बॉक्स में ऐसे बना सकते हो, खुद का प्रेफरेंस है। इससे होगा क्या कि जब बाद में तुम्हें फार्मूला रिवाइज करना होगा तो मतलब आसान होगा, ठीक। फिजिक्स के लिए और मैं खास करके एक बात बोलूँगा कि जब भी तुम्हारे ऐसे मतलब तुम नोट्स बनाओ, ठीक, और नोट्स के लिए ये कलर स्कीम ये ऐसे तुम फॉलो कर सकते हो। तो नोट्स कैसे बनाना है ये मतलब हो गया, इसमें ज़्यादा तितिमा होगा नहीं, फिजिक्स में ऐसे ही चलता है। जो क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स में पर्टिकुलरली जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल कराए जाएंगे, कोशिश करो कि एग्जाम्पल का वो क्वेश्चंस भी लिखने के लिए, जैसे कि तुमने हेडिंग दे दिया, कोई थियरी लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिए, ठीक, उसके बाद आएगा क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन लिख रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चन ही नहीं लिखते, सीधे जो सॉल्यूशन होता है थोड़ा बहुत करके रफ वर्क में खत्म कर देते हैं। तब फिजिक्स में बहुत जरूरी है कि जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराया जा रहा है, अगर टाइम है तो उसी टाइम पे थोड़ा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिखने के लिए पूरा प्रॉपर वे में पूरा 100% क्वेश्चन नहीं लिखना है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसका भी तुम लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन लिखा गया बॉडी इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी टेकिंग दिस मच टाइम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि एस इजकल टू दिस, टी इजकल टू दिस मच, वी इजकल टू दिस मच, वी हैव टू फाइंड द यू। तो ऐसे मतलब लिख सकते हो। तो बाद में जब जो रिवाइज करोगे और लेट से वो क्वेश्चन फिर से तुम्हें करना है, तो जो तुम लिखे वो क्वेश्चन थोड़ा सा तो आइडिया लगेगा, अच्छा ये क्वेश्चन था, तो उसको फिर से तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें लेट से ऊपर वाला टॉपिक का रिवीजन करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तुम ढूंढने तो नहीं जाओगे, तो वहाँ पर जो भी इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल तुमने लिख रखा है उसको सॉल्व कर लोगे, तो ऊपर वाला फॉर्मूला जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे थोड़ा सा लिख सकते हो, ठीक। फिजिक्स में खास करके और एक बात जो कि बहुत अच्छी होती है, अगर तुम करोगे तो एंड में तुम्हें समझ में आएगा, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा लेकिन तुम्हें अंत में इसका फ़ायदा समझ में आएगा कि जब भी चैप्टर एक ख़त्म होता है तो चैप्टर जैसे ही ख़त्म हुआ उसका एक फार्मूला शीट बना लो अलग से, या फिर नोटबुक में ही एक, जैसे ही चैप्टर फिनिश हुआ तो एक नेक्स्ट पेज पे फार्मूला शीट बना लो। फार्मूला शीट क्या कि मतलब उसमें सारे फार्मूले जस्ट सिर्फ और सिर्फ फार्मूले कंसाइज फॉर्मेट में लिख लो, ताकि तुम्हें फार्मूले सारे याद हो। फिजिक्स में क्या होता है, अगर तुम्हें फार्मूला सारा याद है, देखो कॉन्सेप्ट तो एक बार पढ़ लोगे तो वो ध्यान में रहता ही है, लेकिन फार्मूला दिमाग से निकल जाता है। तो अगर तुम फार्मूला, अगर तुम्हें लेट से बार बार रिवाइज करना है तो सिर्फ ये फार्मूला शीट तुम बनाए रहोगे, तो सिर्फ फार्मूला एक बार रिवाइज कर लोगे तो पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, और फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगो। तो जब बाद में रिवीजन करने आओगे तो फार्मूला शीट अगर तुमने पहले से ऑलरेडी बना रखा है तो उसको रिवाइज करना बहुत आसान होता है। सारे फॉर्मूले तुम्हें ऑन द टिप्स हो गए। एक बार फॉर्मूला मतलब फिजिक्स में स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल होता है, लेकिन एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया, स्टैंडर्ड सेट हो गया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो उसके बेसिस पे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वहाँ पे जरूरत पड़ता है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का ही, मतलब कुछ समय के बाद। तो फॉर्मूला शीट बना रहेगा तो बहुत फायदा होगा फिजिक्स पे, ठीक। तो ये हो गया फिजिक्स की बात है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का है उसके लिए सेपरेट नोटबुक मेंटेन करना है। जो सेपरेट नोटबुक मेंटेन कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसमें तुम कोई सा भी कलर यूज करो, उसमें ज़्यादा कलर स्कीम यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब जो एक्स्ट्रा जो नोटबुक मैं बोला यहाँ पे कि एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अब उस क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो नोटबुक है उसको मेंटेन नहीं करना है, उसको अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में नहीं लिखना है, वो एक रफ नोटबुक की तरह ही दिखना चाहिए। अगर वो फेयर की तरह दिख रहा है तो वो भी एक गलत बात है। तुम्हें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करना है वो रफ वे में करना है, क्योंकि यहाँ पे तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो वो कोई नहीं देखने वाला है। आंसर क्या आया फाइनल, बस वही मैटर करता है। यहाँ पे आंसर कैसे आया कोई नहीं देखने वाला है, कुछ मैटर नहीं करता है। तो तुम्हें शॉर्टकट में करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, रफ वे में करना है, फास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि सेम तरीका तुम एग्जीक्यूट कर पाओ एग्जाम में। तो क्वेश्चन फास्ट करना है, फास्ट करोगे तो हैंड राइटिंग और थोड़ा वो नीट एंड क्लीननेस जो होता है वो मेंटेन नहीं होगा, और वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो सेपरेट नोटबुक तुम मेंटेन कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, उसको नीट एंड क्लीन बहुत नहीं रखना है, और रख रहे हो तो वो भी गलत है, वो नहीं रखना है। तुम्हें रफ वे की तरह ही करना है। तुम्हें बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस जो बहुत फास्ट करना है, फास्ट करो, जितना फास्ट कर सकते हो करो, जितना स्टेप स्किप कर सकते हो करो, जितना तेज़ी से आंसर ला सकते हो लाओ। यही बेस्ट है नीट के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो ये हुआ फिजिक्स की बातें। बायोलॉजी के लिए, अब बायोलॉजी में कलर स्कीम तो तुम सेम टाइप का रख सकते हो। बायोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे डायग्राम होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका डायग्राम बनाना तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनको डायग्राम बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो भाई जितना भी तुम अच्छे से ऐसा डायग्राम एटलीस्ट बनाओ कि तुम खुद समझ पाओ। तो जितने भी डायग्राम है प्रॉपर तरीके तुम बना पाते हो। अब डायग्राम बनाने आता भी है तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देना है डायग्राम बनाने में। अगेन मैं बोला
टू मच और बहुत कम दोनों ही चीज़ें खतरनाक है, दोनों ही चीज़ें नहीं करना है, एक बीच में ऑप्टिमम चीज़ें मेंटेन करनी है। तो जो भी डायग्राम्स वगैरह हैं, डायग्राम बनाओ अगर आता है। ड्राइंग करने में बहुत सारे मतलब जो खास करके जो लड़कियां होती हैं मन भी लगता है, तो बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं करना है पर्टिकुलरली इसमें। डायग्राम बनाओ जो कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए और उसको प्रॉपर लेबलिंग करो। बहुत बार होता है कि लेबलिंग भी जो होता है वो पेंसिल से यूजुअली लोग कर रहे होते हैं, तो ऐसा मतलब पेंसिल यूज़ करो कि वो मीटे ना, का वो मतलब ऐसा नहीं। कुछ पेंसिल जो आते हैं कुछ समय के बाद वो फेड हो जाते हैं, तो 1 साल के बाद तुम रिवीजन करने आओगे तो खुद ही नहीं समझ में आएगा क्या लिखे हैं। तो अगर पेंसिल यूज कर रहे हो तो प्रॉपर अच्छा वाला पेंसिल यूज करो, क्योंकि ऑलरेडी तुमने बहुत पैसा तो स्पेंड कर ही रखा है। पेंसिल में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट स्पेंड कर सकते हो। एक अच्छा क्वालिटी का पेंसिल लेकर एक अच्छे से मतलब उसका डायग्राम बनाओ, और वो मिटना नहीं चाहिए, नीट एंड क्लीन, मतलब लेबलिंग वगैरह करो इसमें बायोलॉजी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कलर स्कीम है सेम टाइप का तुम फॉलो कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, अब केमिस्ट्री का 3 पार्ट हो जाता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक, फिजिकल जो होता है वो सेम एज फिजिक्स होता है, मतलब उसको सेम एज फिजिक्स का जैसे नोटबुक में बताया वैसा सेम टू सेम तुम फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स को मेंटेन कर सकते हो। उसमें भी सेम तरीका है, मतलब फॉर्मूला होता है, क्वेश्चंस होता है, और मतलब सेम तरीका से ऑलमोस्ट जाता है। जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं, डायग्राम इसमें जो ग्राफ वगैरह होते हैं वो थोड़ा सा मतलब देख लेना ध्यान से, पर मोस्टली फिजिक्स के तरह ही जाता है। ठीक, फिजिक्स की तरह ही नोट्स का बनेगा। ऑर्गेनिक के लिए क्या, अब ऑर्गेनिक में क्या आएगा कि बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया, बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म लिखोगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है वो थोड़ा अच्छे प्रॉपर तरीका से लिखो। बॉन्ड इसमें टूट रहा है तो बॉन्ड टूट रहा है तो उसको अच्छे से इंडिकेट करो कि ये बॉन्ड टूट रहा है। तुम कलर स्कीम यूज कर सकते हो, मतलब अगेन कोई कलर फिक्स कर सकते हो कि जहाँ बॉन्ड टूट रहा है वहाँ पे इस पर्टिकुलर कलर के पेन को यूज करूँगा, तो उससे दिखेगा, हाईलाइट होगा, अच्छा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए तुम या तो कलर स्कीम यूज कर लो, या कोई पर्टिकुलर कलर यूज कर लो, या फिर तुम खुद से ऐसा कुछ करो कि जिससे तुम्हें समझ में आए कि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है। जो भी रीएजेंट होते हैं, जब तुम रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हो तो जो एरो मारोगे, एरो के ऊपर जो रीएजेंट यूज होता है वो बहुत बार बच्चे होता है कि इग्नोर कर देते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं स्टार्टिंग के केसेस में। पर तुम्हें रीएजेंट अच्छे तरीके से लिखना है स्टार्ट से ही, क्योंकि एंड में तो तुम्हें खुद भी समझ में आएगा कि रीएजेंट का कितना फ़ायदा है। रीएजेंट में थोड़ा सा चेंज होगा तो रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो रीएजेंट भी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखना है, एरो के ऊपर सही तरीके से वो दिखना चाहिए। अब एरो के ऊपर बहुत छोटा में लिखते हैं कि छोटा में लोगों को कुछ समय के बाद तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा क्या लिखे हो। तुम्हारा नोट्स ऐसा होना चाहिए प्रॉपर कि तुम्हें समझ में आए, भले ही 1 साल बाद भी देख रहे हो तो तुम्हें समझ में आए कि क्या लिखे हो। ठीक, तो ये कुछ बातें ऑर्गेनिक में ध्यान रख सकते हो। इनऑर्गेनिक में, अभी इनऑर्गेनिक में देखो एनसीईआरटी अगेन साथ में साथ चलता है। ये बात मैं बायोलॉजी में बताना भूल गया एक बार। बायोलॉजी में अगेन जो नोट्स होता है वो एनसीईआरटी, और बायोलॉजी का तुम्हारा जो नोट्स होगा वो एनसीईआरटी बुक, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नोटबुक नहीं होगा, एनसीईआरटी प्लस नोटबुक दोनों मिल के तुम्हारा एक नोट्स बनेगा। और फिर एक एक्स्ट्रा नोटबुक मेंटेन करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो जो तुम्हारा नोट्स होगा वो सिर्फ नोटबुक वाला नोट्स नहीं होगा, एनसीईआरटी भी नोट्स होगा। तो क्लासरूम में भी जब तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अब बायोलॉजी का तुम्हें एक फिजिकल बुक एनसीईआरटी का खुद से रखना ही रखना है, किसी पीडीएफ में नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पीडीएफ में कंफर्टेबल होते हैं, जैसे आईपैड वगैरह टैब वगैरह यूज कर रहे हो, तो अगर उसमें तुम मार्किंग कर रहे हो तो प्रॉपर मार्किंग करो। या फिर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक फिजिकल नोटबुक एनसीईआरटी का ज़रूर अपने पास रखना है। तीनों ही का रखना है, लेकिन बायोलॉजी तो मस्ट है, बायोलॉजी पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही है। तो क्लास में जब तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो उस समय भी एनसीईआरटी खुद पास में रखना है, और जो नोटबुक है तुम्हारा, जो नोट्स बना रहे हो वो भी साथ में चलेगा। एनसीईआरटी बुक में भी तुम हाइलाइटर का यूज करोगे चीज़ें हाईलाइट करने के लिए, पेंसिल का या फिर पेन का यूज जो भी तुम चाहो वो करोगे। जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं, एक्स्ट्रा जो बातें होते हैं वो लिखने के लिए, कभी कभी कुछ बातें तुम्हें नोटबुक में ही, मतलब बुक एनसीईआरटी जो बुक होता है उसमें भी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें साथ में रहनी चाहिए एनसीईआरटी, मतलब बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी और नोटबुक। तुम एनसीईआरटी में भी मार्किंग करोगे, क्लासरूम में जब लेक्चर अटेंड करोगे तो वो भी एनसीईआरटी खोल के बैठोगे उस टाइम पे भी। 1 मिनट, यस, एनसीईआरटी क्लासरूम में अगर तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो उसमें उस समय भी एनसीईआरटी खोल के बैठना है, और नोटबुक जो तुम लिए हुए हो वो भी साथ में, दोनों चीज़ें साथ में बनाना है यहाँ पे। इसमें भी हाइलाइटर से पूरा मार्किंग वगैरह करना है। डायग्राम वगैरह तुम चाहो तो डायग्राम एनसीईआरटी का बुक में अगर कोई डायग्राम दे रहा है तो वहीं पे प्रॉपर लेबलिंग वगैरह कर लो, और फिर यहाँ पे नोटबुक में रेफर कर दो। ऐसा भी करते हैं लोग, और या फिर बाद में प्रिंट करा के चिपकाते हैं। अगेन प्रिंट करा के
प्रिंट कराने में टाइम जाएगा, तुम जाओगे प्रिंट शॉप पे लाओगे, कट करोगे, चिपकाओगे, देख लो तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर वो कंफर्टेबल है तो फिर ठीक है, नहीं तो मतलब अच्छा खासा थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना लो और फिर प्रॉपर लेबलिंग नोटबुक में भी कर लो। रेफर कर सकते हो कि नोटबुक में जब भी तुम डायग्राम बनाओ तो वहाँ पे पेज नंबर एनसीईआरटी का लिख सकते हो और जो डायग्राम का नंबर है वो लिख सकते हो कि रेफर टू द डायग्राम दिस एंड दिस, और वहाँ पे एक रफ नोट डायग्राम बना लो। अगर पूरा डिटेल में देखना है तो एनसीईआरटी का नोटबुक तुम रेफर कर सकते हो। तो ऐसे चीज़ें मेंटेन करोगे तो बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक, तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी मस्ट है, मतलब पूरा एकदम बाइबल है, ग्रंथ है, तुम्हारे लिए साथ में रखना ही रखना है। ठीक, वैसे ही केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पार्ट के लिए खास करके एनसीईआरटी फैक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो साथ में रखना ही रखना है। ठीक, यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में अगर चीज़ें बनाओगे तो वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा कि यहाँ पे बहुत सारा ट्रेंड होता है इस मतलब यहाँ पे पी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पता नहीं क्या क्या आता है, वो पूरा का पूरा जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड मेंटेन करोगे। वो उसमें ट्रेंड में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, वो ट्रेंड मेंटेन करोगे और जो ट्रेंड अगर प्रॉपर तरीक़े से लिखोगे, टेबुलर फॉर्मेट में लिखोगे कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो वेट बढ़ रहा है, बला बला जो भी चीज़ें घट रहा है, तो ट्रेंड में लिखोगे तो तुम्हें बाद में याद एनालिसिस करने में, बाद में रिवीजन जब करोगे या फिर चीज़ें जब देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा चीज़ें समझने में। तो टेबुलर फॉर्मेट में इसमें काफ़ी ज़्यादा नोट्स में पॉपुलर होता है कि टेबुलर फॉर्मेट में लोग नोट्स बनाते हैं। जो यहाँ पे एक्सेप्शन बहुत सारा मिलेगा, तो जो एनोमलीज है, कोई कोई चीज़ें होती है जो एनोमलीज और एक्सेप्शन यहाँ पे बहुत सारा मिलने वाला है, तो एक्सेप्शन को खास करके हाईलाइट करो क्योंकि एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चंस का फ्रीक्वेंसी होता है वो एक्सेप्शन से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक्सेप्शन जितने भी हैं जो भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करके, ये थोड़ा ट्रेंड ये है कि घट रहा है लेकिन बीच में बढ़ रहा है, तो उसको ज़रूर हाईलाइट करो क्योंकि वो वहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो वो नोटबुक में भी वो हाईलाइट होना चाहिए। अब अगेन हाईलाइट करने के लिए तुम एक पर्टिकुलर कलर स्कीम फिक्स कर सकते हो कि जो भी एक्सेप्शन होगा वो मैं इस कलर से लिखूंगा। तो जब तुम रिवीजन करोगे तो जो भी एक्सेप्शन चीज़ें होती है उसको, अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन सारे देखने हैं तो तुमने अगर पर्टिकुलर कलर अगर मेंटेन कर रखा है सारे एक्सेप्शन के लिए, तो जब तुम पेज पलटोगे तो सारे एक्सेप्शन देखना काफ़ी आसान होगा। तो काफ़ी फास्ट वे में तुम रिवीजन कर पाओगे सारे एक्सेप्शन का, अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो वो चीज़ें फॉलो कर सकते हो। ठीक, तो ये हुई मोटा मोटी और ओवरऑल सारी बात जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है नीट का नोट्स बनाते टाइम। ठीक, आई होप कि जो भी डाउट था, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी नोट्स बनाने में, वो क्लियर हुआ होगा। और अगर तुम इस तरीक़ा से जो भी मैंने बताया इसको फॉलो करते हो तो इसका जो फ़ायदा तुम्हें होगा, अभी भले ही ना समझ में आए, एंड में 6 महीने बाद जब रिवीजन करने बैठोगे, जब तुम्हारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होगा तब समझ में आएगा। ये देखो एग्ज़ाम में इसका सिलेबस बहुत हेवी है, बहुत सारे लोग मेहनत करते हो, लेकिन जो भी मेहनत कर रहे हो वो उसका आउटकम कन्वर्ट होने के लिए जो प्रॉपर तरीका होता है, अगर तुम तरीका फॉलो करोगे तो जो भी तुम एफर्ट्स दे रहे हो वो आउटकम में कन्वर्ट हो पाएगा। और ये जो तरीका होता है, ये नोट्स काफ़ी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एंड में रिवीजन पे किसका कितना टाइम जाएगा, कौन कितना फास्ट रिवीजन कर पाएगा, ये चीज़ें डिसाइड करती है कि तुम्हारा रैंक क्या आने वाला है। और तुम रिवीजन कितना फास्ट कर पाओगे वो कहाँ से डिसाइड होता है कि तुमने नोट्स कैसे बना रखा है, नोट्स कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में बना रखा है। इस एग्ज़ाम में तुम जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगे, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करोगे, एंड में तुम्हें उसका फ़ायदा उतना ही दिखाई देगा। स्टार्टिंग में तो लगेगा कि ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्यों ही इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लो। लेकिन जब एंड में अभी अनऑर्गेनाइज वे में तुम बहुत एफर्ट्स करो और वो सब जीरो हो जाए एंड में जा करके, तो क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का भी, जो भी तुमने मेहनत किया वो सब बेकार गया। और थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल लो चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से करने में, ताकि जो भी तुमने एफर्ट्स डाला वो सब आउटकम में कन्वर्ट हो पाएगा एंड में। तो एंड में, अंत में चीज़ें जो होगा वो आउटकम में कन्वर्ट हो तभी हो पाएगा जब चीज़ें तुमने ऑर्गेनाइज्ड वे में किया है, सब कुछ सही तरीके से किया है। तो थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो जा रहा है वो वर्थ इट है, उतना डालो। अभी ना समझ में आए, 6 महीने बाद समझ में आएगा क्योंकि सिलेबस बहुत ह्यूज में, एंड में जाकर अंत में सब खिचड़ी बनना शुरू हो जाता है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अगर नोट सही तरीके से नहीं बनाए तो सब खिचड़ी बनना शुरू हो जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। आई होप कि तुम्हें फ़ायदा हुआ होगा, चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करो, और तुम्हें अगर ये तरीका जो भी बताया उससे कुछ फ़ायदा मिला तो नीचे कमेंट में ज़रूर कुछ लिखो कि मतलब क्या लिखोगे कमेंट में, या फिर तुम्हारे पास कुछ जो मन है वो लिख दो कि ताकि मुझे लगे कि पता चले कि हाँ कुछ तो मतलब बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, मतलब जो भी लोग इसको देख रहे हैं उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। या फिर अगर तुम्हारे पास कोई और डाउट है वो कमेंट में बताओ, और तुम्हें अगर इसके अलावा भी तुम्हें लगता है कि ये तरीका हो सकता है और भी बेस्ट
नोट्स बनाने का, तो वो भी नीचे कमेंट में लिखो, ताकि दूसरे लोग जो देखें उनको भी समझ में आए, या फिर मैं भी उसको देखूंगा तो मैं भी उस पर रिप्लाई करूँगा कि तुमने अगर कोई तरीका तुम्हें लगता है कि ये बेस्ट है, अगर वो अच्छा होगा तो मैं भी वहाँ पे कंफर्मेशन दे दूंगा। अगर उसमें भी कुछ कमियां होगी तो मैं बता दूंगा कि इसमें नहीं, ये तरीका ठीक है पर इसको ऐसे करोगे तो ऐसा ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, नीचे नोट्स में। ठीक है, वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तुम जो जर्नी ये कर रहे हो, जो भी जर्नी पे हो, नीट के प्रिपरेशन की जो जर्नी है, इसको हम साथ में कवर करेंगे। इस चैनल पे रेगुलर इस तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे, जो भी नीट के प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा गाइडेंस, एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, वो पूरे साल इस चैनल पे आते रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इससे जुड़े रहना, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, मतलब वही बोल रहा हूँ ना, मेहनत तो करना है, लेकिन मेहनत सही तरीके से करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो तरीका सही क्या है वो मैं कंटिन्यूस यहाँ पे तुम्हें बताते रहूँगा, ठीक, एक बड़ा भाई की तरह। ओके एंड ओके, ठीक है, ज़्यादा खींचते नहीं है वीडियो को, और यहीं पे पॉज करते हैं, ख़त्म करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो कंप्लीट हुई, और मिलते हैं अगले वीडियो में।